डियर ट्रेनिज। तो मैं साहिल सिंह चारिनी फिर से आपके सामने एक नए स्क्रीन रिकॉर्डर ऑडियो के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए रेडी हूँ। तो आप देख रहे होंगे आपका जो टॉपिक है बीसीसी 1 में पिछले ईयर मीन्स 2019 बैच में फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, वाक् एवं भाषा विकास से आपका क्या तात्पर्य है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो मैंने इसका एक लिखित ऑडियो आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हूँ, तो आप समझ सकते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो नोट्स है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं आपको शो कर रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। फिर हम लोग आगे करेंगे, ये आपका सेकंड हो गया। फिर हम लोग आगे करेंगे, ये आपका थर्ड पेज हो गया। This one is fourth page. Just take a snap. Fifth page. Sixth page. And last, seventh. फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देख सकते हैं, फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ पेज, this one is sixth page, this one is seventh। तो बिना देर की हम लोग रेडी करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, वाक् एवं भाषा विकास से आपका क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आखिर भाषा है क्या चीज़। तो सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा की परिभाषा देना बहुत कठिन काम है ना। सबका अपना अपना एक अंदाज है, अपना अपना एक अनुभव है। जैसे ऐसा शिक्षाविद अपना अनुभव शेयर किए हैं, वो अपना भाषा के बारे में डिफिनेशन देते हैं। फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं, किंतु ये परिभाषाएं पूर्ण नहीं है। हर में किसी न किसी ढंग से त्रुटियां पाई गई हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है। सबका अपना अपना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी अपने अंदाज में बोलते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना क्या बोलते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग भाषा की प्रकृति के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा।
भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती है। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा लिख कर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी हुई है। जिस तरीके से देश है, जिस तरीके से काल है, हम उसको कई रूपों में बांट दिए हैं। अब मैं थोड़ा वाणी के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। वाणी भाषा का ही एक विशिष्ट रूप है। जो वाणी होता है भाषा का ही एक विशिष्ट रूप है। वाणी प्रत्यय की अपेक्षा भाषा प्रत्यय अधिक व्यापक है। वाणी के विकास को यदि बालकों में देखा जाए तो वाणी प्रारंभ में अस्पष्ट और अनियंत्रित होती है, परंतु विकास के साथ साथ वह स्पष्ट होती जाती है। प्रत्येक भाषा में सीमित संख्या में ही वाणी ध्वनियाँ होती है। वाणी ध्वनियों की अलग अलग बोला जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यदि इन वाणी ध्वनियों को विशेष क्रम में संयुक्त करके उच्चारण किया जाए तो यह वाणी ध्वनियाँ अर्थपूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है? अर्थपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए ए कॉमा डबल पी है ना, एल ई, एप्पल एक वर्ड है। और यदि हम ए को अलग बोलेंगे, पी डबल पी को अलग बोलेंगे, एल को अलग बोलेंगे, ई बोलेंगे, तो इससे क्या कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। किंतु हम इसको जोड़ देंगे ए डबल पी एल ई, है ना, ए डबल पी एल ई, इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ से इसका एक अर्थ निकलता है। मतलब प्रत्येक भाषा में यदि शब्दों को विशेष क्रम में संयुक्त किया जाए तो वाक्य का निर्माण होता है। भाषा को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। भाषा को हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, अथवा जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरों को समझा सके और दूसरों के भाव को खुद समझ सके, उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मनुष्य का बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर अपने मन के विचारों तथा भावों को आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के और अनेक रूप से हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि भाषा को, है ना, कोई सही ढंग से शिक्षाविद ने परिभाषित नहीं किया है। सबका कहीं न कहीं त्रुटियां पाई गई है। सबने अपने अपने अंदाज में भाषा के बारे में परिभाषित किया है। भाषा, जैसे मैंने क्या बोला है, भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती है। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती है, कभी रुकती नहीं है, ये कभी रुकती ही नहीं है। जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है, ये कभी रुक ही नहीं सकती। अब मैं थोड़ा सा आदिकाल के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आदिकाल में मिस आप प्रागैतिहासिक काल हो चाहे आदि प्रागैतिहासिक काल हो, है ना, जब आदि मानव भाषा का प्रयोग नहीं करते थे। प्रागैतिहासिक काल में तो आप जान रहे हैं पत्थर होते थे, तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं था। और आदि प्रागैतिहासिक काल में लिखा जाता था लेकिन उसको लोग समझते नहीं थे। एनीवे, तो आदि काल में क्या था, जब आदि मानव भाषा का प्रयोग नहीं करते थे तो वह एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे। परंतु संकेतों द्वारा किसी बात को समझाना कठिन काम था। सिंपल सी बात है, कोई गूंगा आपके सामने ही दिया जाता है तो क्या आपकी उसको समझना आपको आसान होगा? क्या नहीं।
उसके संकेतों को समझने के लिए भी आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा उसके लिए। आदि कालम तो ही मैं बोल रहा हूँ कि उस समय आदि मानव को अपनी बात समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए काफ़ी परेशानियाँ हुआ करती होगी। उसने उस परेशानी को दूर करने के लिए अपने मुख से अलग अलग ध्वनियाँ निकालना शुरू किया और इन ध्वनियों से अलग अलग शब्द बनाना शुरू किया। फिर आदि मानव संकेतों की जगह ध्वनियों का प्रयोग करने लगे और इसी से भाषा का विकास हुआ और भाषा के द्वारा ही मानव के विचारों और भावनाओं को समझा जा सकता है। भाषा के लिए कोई उचित परिभाषा नहीं है, मैंने पहले भी बोला है। जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भाषण और लेखन में संचार की प्रणाली जो किसी विशेष या क्षेत्र के लोगों द्वारा उपयोगी की जाती है। क्या की जाती है? उपयोगी की जाती है। जॉन डीवी ने भी अपने अंदाज में भाषा को डिफिनेशन दिया है कि भाषा जानने का साधन या पूछताछ का उपकरण है। भाषा के देखिए भेद। भाषा को हम बांट सकते हैं। मौखिक भाषा, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा के बारे में सबको पता है कि जब व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण में हम क्या बोल सकते हैं कि जब कोई नेता अपने विचारों को भाषण के माध्यम से समझाना चाहे, स्कूलों कॉलेजों में जब हमारे अध्यापक शिक्षण करते हैं और हमें किसी विषय वस्तु पर समझाते हैं, जैसा कि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से है ना भाषा के बारे में आपको समझाने की भरसक प्रयास कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि जैसे हम मोबाइल, रडार, टेलीफोन, भाषण, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविज़न आदि का प्रयोग करते हैं। यही तो मौखिक भाषा है। लेकिन ध्यान रखना है कि मौखिक भाषा कभी अस्थाई नहीं हो सकती। ये अस्थाई होती है, मीन्स से टेम्पररी होती। क्या होती है? टेम्पररी होती है। कैसे होगा? यदि बोलने में मुझसे कुछ बोलने में त्रुटि हो जाती है तो उसको मैं फिर से सुधारता, मतलब ये अस्थाई नहीं, अस्थाई है। सेकंड है आपका लिखित भाषा। जब विचारों का आदान प्रदान लिखित तौर पर किया जाता है तो उसे लिखित भाषा का नाम दिया जाता है। इसका एक उदाहरण मैं और आपको इस उत्तम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एक पत्र लिखा, लेख लिखा, पत्रिका, समाचार पत्र, दस्तावेज, कहानी, किसी कवि, किसी के है ना ऑटोबायोग्राफी लिखना, जीवनी लिखना, ये सब क्या है? सब तार, ये सब क्या है? सब लिखित भाषा में आते हैं। लिखित भाषा क्या है? एक अस्थाई प्रकार है। लिखित भाषा में व्यक्ति अपने विचारों को लंबे समय के लिए सुरक्षित रख सकता है। लिखित भाषा में लिखने वाले और पढ़ने वाले का आमने सामने होना जरूरी नहीं है। लिखने वाला कहीं से भी लिख सकता है, पढ़ने वाला कहीं पर पढ़ सकता है। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है जो उच्चारण की कई ध्वनियों से उपस्थित रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि लिखित भाषा में यह अस्थाई है। यदि कोई लिखने के बाद मृत्यु को प्राप्त कर लिया तब भी हम उसके विचारों को भावों से, किताबों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तीसरा भाषा के भेद को मैं सांकेतिक भाषा के रूप में आपको समझाने की कोशिश करना चाहूँगा। जब इशारों के द्वारा बात समझाई जाए और है ना, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, या समझी जाए। इसमें संकेतों द्वारा आपस में वार्तालाप किया जाता है। जैसे कोई गूंगा किसी से बात करता है तो वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। इसका व्याकरण में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है। भाषा के विभिन्न रूप में क्या है? पहला है जो बोलियाँ, और दूसरा है परिनिश्चित भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा। तो भाषा के विभिन्न रूप में जो बोलियाँ हैं, बोलियाँ है ना, 3 रूप हो गया। अब हम क्या करेंगे? भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाषा विकास को प्रभावित करने कारक में क्या क्या आएंगे? परिपक्वता। जिस प्रकार क्रियात्मक विकास के लिए शरीर के विभिन्न अंगों की परिपक्वता आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा विकास के लिए होठ, जीभ, दांत,
फेफड़े, स्वर, मस्तिष्क आदि भी परिपक्व होना चाहिए, तब तो हम बोल पाएंगे किसी चीज़ को, शुद्ध वाणी निकाल पाएंगे। बुद्धि, विभिन्न अध्ययन से यह देखा गया है कि जिस बच्चों की बुद्धि है ना लब्धि IQ लेवल उच्च होती है, उनका काम क्या होता है, IQ वाले बालकों की अपेक्षा कम IQ वाले बालकों की अपेक्षा शब्द भंडार भी अधिक होते हैं। उनका IQ वाले बालक शुरू और बड़े वाक्य भी बोलते हैं। जिनका IQ बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगा, वो कम IQ लेवल वाले बच्चों से उनके पास शब्द भंडार ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा बोलेंगे। स्वास्थ्य भी मायने रखता है। यदि बालक लंबी अवधि तक बीमार रहता है, विशेष रूप से 2 वर्ष की आयु की अवधि तक, तो उसके भाषा का विकास कमज़ोर स्वास्थ्य और अभ्यास न कर सकने के कारण पिछड़ सकता है। यौन, एक शिक्षाविद है माइक नील का विचार है कि प्रत्येक आयु के बालक भाषा विकास में बालिकाओं से पीछे रह जाते हैं। नील साहब क्या बोलते हैं, माइक नील साहब, कि प्रत्येक आयु के बालक भाषा विकास में बालिकाओं से पीछे रह जाते हैं। लड़कियों का शब्द भंडार, वाक्य में शब्दों की संख्या, सदचय और वाक्य प्रयोग आदि में बालकों से अच्छा होता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी बोलना है ना शुरू कर देती है। तो माइक नील ने लड़कियों को प्रायोरिटी दिया है और उनके अनुसार लड़की किसी भी भाषा को जल्दी सीख लेती है। मीन्स उनका जो शब्द भंडार होता है, वाक्य में जो बोलने का जो लहजा होता है, काफ़ी उत्तम माना जाता है और वो किस चीज़ को जल्दी कैप्चर कर लेती हैं। अगला हम लिखेंगे निर्देशन। बालकों की भाषा के विकास के लिए माता पिता और अध्यापकों आदि का निर्देशन भी जरूरी है। बालक की भाषा उतनी ही अधिक विकसित होती है जितने अच्छे उसके सामने मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे हम लोग को टीचर से जितना अच्छा निर्देशन मिलेगा, जैसे हमारे नालंदा कॉलेज के जितनी फैकल्टीज हैं, उनसे इतना अच्छा हमें निर्देशन मिल रहा है कि हम अच्छे तरीके से भाषा को अपने जीवन रूपी संसार में बिखेरने के लिए तत्पर हैं। कुछ टीचर्स का, कुछ फैकल्टीज का तो जब वो स्पीच देते हैं तो उनके स्पीच से साफ पता चलता है कि वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। उनके अस्तित्व का पता चलता है कि वो कितने उच्च किस्म के और कितने समाज सेवी हैं, जो हमेशा वो तत्पर रहते हैं। प्रेरणा, अभिभावकों चाहिए कि बालकों को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करते रहें, वो हमेशा मोटिवेट करते रहें, इंस्पायरेशन बने, है ना। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जल्दी भाषा को सीखेंगे। सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऐसे बालक जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च रहता है, निम्न सामाजिक स्तर वाले से बालकों की अपेक्षा भाषा ज्ञान में आगे होता है। और भी पॉइंट है आपका पारिवारिक संबंध भी एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। जिन बच्चों के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते, उनमें अनेक भाषा संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। परिवार का आकार भी भाषा विकार को प्रभावित करता है। जब परिवार का आकार छोटा होता है तब माता पिता बालकों की ओर अधिक ध्यान देते हैं, फलस्वरूप उनमें भाषा का विकास शीघ्र होता है। परंतु यदि माता पिता ध्यान नहीं देते तो बच्चों में भाषा का विकास देर से होता है। कई भाषाओं का परिवार, छोटे बच्चों में जैसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो इंटर स्टेट होते हैं। जैसे मैं बिहार का हूँ और मेरी पत्नी महाराष्ट्र की है, तो ऑब्वियसली जो महाराष्ट्र की होगी उसे मराठी भी आएगा और मैं यहाँ पे हिंदी भी जानूँगा, मगही भी जानूँगा। तो जो मेरे बच्चे होंगे तो उनमें दोनों का जो भाषा का विकास है हो सकता है। अब लास्ट में मैं कंक्लूजन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। भाषा द्वारा ही राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। राष्ट्र को सक्षम और धनवान बनाने के लिए भाषा और साहित्य की संपन्नता और उनका विकास परम आवश्यक है। मैं भारतीय हूँ और मेरी भाषा हिंदी है, इसीलिए मैं अपनी भाषा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने का श्रेय एकमात्र हिंदी भाषा को जाता है। आज भारत में पश्चिमी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, जिसके चलते अंग्रेजी भाषा का सभी क्षेत्रों में चलन बढ़ गया है। वास्तविक जीवन में भले ही हम हिंदी का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन कॉरपोरेट जगत में ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता है।
जो हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ। मैं फिर से आपको स्क्रीनशॉट जो हमारा जो PDF है उसको लेने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा। ये आपका फर्स्ट पेज है, आप देख सकते हैं। फिर से मैं आपको शो कर रहा हूँ। दिस वन इज फर्स्ट पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका सेकेंड पेज है। दिस वन इज थर्ड पेज। थर्ड पेज, ये आपका फोर्थ पेज हो गया। फोर्थ पेज, अब स्क्रीन पे आपको दिखेगा फिफ्थ पेज। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सिक्स्थ पेज, एंड लास्ट पेज इज कंक्लूजन, डिस्कस। तो एपिसोड कैसा लगा, जैसा कि है ना, तो हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।